ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। 9:02 का वक्त हुआ चाहता है। फटाफट से अब जरा आधार के हवाले से मरकजी हुकूमत के बड़े फैसले से आपको रूबरू करवाते हैं। और आपके पास आधार कार्ड है तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी यह है कि हुकूमत ने आधार के कवानीन में तरमीम की है। इंदराज की तारीख से 10 साल मुकम्मल होने पर अब आपने दोबारा से अपडेट करना होगा। कम अज कम एक बार आधार अपडेट करना ज़रूरी कर दिया गया है। यानी जिस दिन आपने आधार निकाला है उसके बाद अगर 10 साल मुकम्मल हुए हैं तो अब आपने आधार सेंटर जाकर या आधार के ऐप पर अपना अपडेट देना होगा। हुकूमत ने आधार कानून में तरमीम करते हुए इस बात की वजाहत कर दी है। कुल मिलाकर 134 करोड़ आधार नंबर आधार कार्ड जो है वो इजरा कर दिए गए हैं। और इन आधार कार्ड्स के हवाले से याद रखिएगा कि रियासती और मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों का बराह रास्त फ़ायदा भी होता है। अगर आपका आधार अपडेटेड होगा, आधार की तमाम तर डिटेल्स सही होंगी तो मरकज़ और रियासती सरकारों की तरफ से जो मुख्तलिफ डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट स्कीम चलती हैं या दीगर चीज़ें चलती हैं उसका बराह रास्त फ़ायदा होगा। और कम से कम 1000 से ज़्यादा स्कीमें ऐसी हैं जो रियासती और मरकज़ी हुकूमतें जो हैं वो इस वक्त चला रही हैं। और अगर आपका आधार सही नहीं होगा तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। अपग्रेडेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी करार दिया गया है और ये गेजेटेड नोटिफिकेशन कल मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी की तरफ से जारी कर दी गई है। और ये कहा गया कि जिस डेट से आपने आधार निकाला है तब से अगर 10 साल मुकम्मल हुए तो अब आपने आधार को लेकर आपने अपडेट करना होगा। और अपडेट में आपने क्या करना होगा, आपकी जो रेजिडेंस होगी, एनरोलमेंट आधार नंबर जो आपका होगा वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपने फुल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा जो आपने आधार के वक्त दिया होगा उसे दोबारा से अपलोड करना होगा। और अगर कोई तरमीम होगी वो करनी होगी तो उससे आपका डाटा जो है वो सिक्योर और सेफ होगा। और अब और CIDR की जो वेबसाइट है उस पर वो सारा ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आपका आधार कार्ड जो है वो वैलिडिटी के साथ चलेगा। 134 करोड़ आधार नंबर्स को टिल डेट तक इशू किया गया है। आधार की तरफ से जो मैकेनिज्म है उनकी तरफ से ये कहा गया है। और उनमें से तकरीबन 16 करोड़ अपडेट्स हुए हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। किसी ने रियासत से बाहर कदम रखा तो उसने अपना प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ पर अपना आधार अपडेट किया, जब वो वापस जाएगा तो वहाँ पर करेगा। किसी ने नाम की दुरुस्ती के लिए किसी न किसी तरीके से अपडेट किया है तो वो तकरीबन 16 करोड़ के आसपास है। तो हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल ये साफ कर दिया गया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और वो आधार कार्ड 10 साल पहले आपने निकाला था, आपने कोई भी उसमें तरमीम नहीं की, कोई भी अपडेट नहीं किया है, तो अब आपके लिए यह लाजमी है कि अब आपने दोबारा से आधार सेंटर जाना होगा। आधार वेबसाइट पर जाकर अपनी रेजिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ देकर उसको दोबारा से अपडेट करना होगा ताकि मुकम्मल ज़ाब्ते के तहत ये कार्रवाई हो सके और सरकार के पास एक डाटा रहे, कोई डुप्लीकेसी ना हो। यानी 2-2, 3-3 जगह पे आधार आपके ना दिखे, उस नंबर का कोई डुप्लीकेट ना हो, ये हुकूमत इंश्योर करवाना चाहती है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कल मरकज़ी हुकूमत की तरफ से आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर का जो डाटा है उसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री की तरफ से गेजेटेड नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है और इसका निफाज आज से पूरे मुल्क के अंदर होगा। तो अब आप अपने आधार को अपडेट कीजिए अकॉर्डिंगली, तभी जाकर आप सरकारी मुराद और दीगर चीज़ों में इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। चलिए, ये आधार के हवाले से अपडेट थी, तो आप इस अपडेट को खूब समझकर और उसके बाद अपना अगर अपडेट की ज़रूरत है आपके आधार कार्ड में तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ज़रा इंतज़ामिया के एक और फैसले की तरफ चलते हैं और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के अंदर एक और तैयारी आने वाले दिनों में है और ये बड़ी तैयारी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। महकमा माल जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है अराजी का रिकॉर्ड रखना, फिर डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस, फिर लैंड पासबुक्स अब डिजिटली देना, वो सारा आहिस्ता आहिस्ता दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन हुकूमत ने एक मन बनाया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो 3000 कंप्यूटर टैबलेट्स खरीदेगा, जो टैब्स हैं वो खरीदेगा और ये महकमा माल जो है वो निचली सतह पर जो काम करने वाले अफसरान हैं उनको देगा, बिलखुसूस जो पटवारी हैं उनको ये फराहम किए जाएंगे। और इससे महकमा रेवेन्यू के जो पटवारी एक और दूसरा जो गिरदावर इस वक्त ग्राउंड पर काम करते हैं, फील्ड में होते हैं, ऑनलाइन काम वो कर सकेंगे, आसानी से
जमीनों का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम पे करना है, किसी के नाम से खत्म करना है, ये जो अराजी के मामलात हैं वो ऑनलाइन इनसे निपटारे की कोशिश होगी। यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतजामिया मानती है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट मानता है कि अराजी का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर इससे ऑनलाइन हो जाएगा। और महकमे के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं विजय कुमार द्विवेदी, उनकी तरफ से टैबलेट्स की खरीदारी के लिए 6 करोड़ की रकम भी जिसको इंतजामी सतह पर मंजूरी दे दी गई है, यानी 6 करोड़ रुपए के 3000 टैबलेट्स खरीदे जाएंगे, छोटे छोटे टैबलेट्स जो इन पटवारियों को, गिरदावरों के हाथ में रहेंगे। इस रकम से एक तो ये कहा जा रहा है कि बेहतर तरीके से कामकाज होगा, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो साथ साथ निपटाया जा सकेगा, कोई फाइलों को खंगालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस निजाम के तहत अब लोग महकमे में जाएंगे और बजाय घर बैठकर ऑनलाइन महकमे में जाने के बजाय वो घर बैठकर ऑनलाइन रिकॉर्ड या अपनी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ये सरकार का इस पर वर्जन है। ऐसे में जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो दस्तावेजात होते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन एक जरिया सरकार मानती है कि वो तलाश लिया गया है और इससे बड़ा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। 3000 टैबलेट्स खरीदना, इनमें जब पटवारियों को दी जाएंगे तो सबसे ज्यादा सरकार के मुताबिक या मुतलका डिपार्टमेंट के मुताबिक उनका काम ऑन फील्ड है। मुलाजमीन बिलखुसूस जो पटवारी हैं, ऑनलाइन मीडियम के जरिए काम करने के काबिल उनको बनाने के लिए टैबलेट्स खरीदना और उनको उसके बाद तकसीमकारी का अमल जो है वो शुरू करने के लिए सरकार ने मन बनाया है, बल्कि तैयारी भी हो चुकी है। 6 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिनको टैबलेट नहीं जो लोग चला सकते, अगर किसी को जानकारी नहीं होगी तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो खुद इन्हें तरबियत भी फराहम करेगा और उसके बाद ये टैबलेट्स लेकर उन्हें ऑन फील्ड रवाना किया जाएगा। लेकिन पहले ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद 3000 पटवारियों को और जो इनके साथ गिरदावर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम करते हैं तमाम अजला में इन टैबलेट्स को तकसीम किया जाएगा। यानी जनाब ई गवर्नेंस के तौर पर अब महकमे माल को पूरी तरह से लाया जाएगा और हुकूमती सतह पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। अमल दरामद की अब देखने की ज़रूरत होगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की करते हैं, जहां पर PIL पर सुनवाई हुई और PIL जो था ये अभी पनाहगाहों के हवाले से था और स्पेशली फोकस जो था वो झील डल का इलाका था, झील था और झील के साथ लगने वाले इलाके थे और इस पर हुकूमती सतह पर क्या कुछ किया गया, इस पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ रखना था। क्या कुछ हुआ है बताते हैं आपको इस खबर में, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक बार फिर मुकम्मल डिटेल्स मांगी है जिम्मेदारों से कि झील के आसपास का बफर जोन क्या है और कितना है, वहां पर किस तरीके से काम चल रहा है। और हुकूमत ने इस बात पर बरहमी का इजहार, कोर्ट ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि पिछले हुक्मनामे के बावजूद भी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अभी तक भी अपना मौसर जवाब कोर्ट के सामने नहीं रखा है और यही वजह है कि दोबारा से नवंबर 16 तारीख पर इस पर सुनवाई होनी है और कंसिडर किया जाएगा जी 16 नवंबर को इस दोबारा लिस्ट को किया गया है। कोर्ट की तरफ से अप्रिशिएट किया गया एक काम को कि जो मास्टर प्लान बनाया गया सन 2035 तक जो करना है और उसमें जिस तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, इस पर कोर्ट ने थोड़ा सा अपना रुख नरम करते हुए कहा कि यह काम जो है वो बेहतर हो रहा है। ताहम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर में जो उन्होंने पहले दिया था बफर जोन के एरिया में थोड़ी सी तरमीम की और रिलैक्स कर दिया। 200 मीटर की जो बाइंडिंग पहले लगा दी गई थी अब उसे 20 से 100 मीटर तक करने की बात जो है वो कही गई है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। मामला तब ये सब सामने आया जब एक PIL डिवीजन बेंच के सामने थी और चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब, जस्टिस पुनीत गुप्ता जी इसकी समाअत कर रहे थे और बफर जोन के आसपास के इलाकों के अंदर हो रहे काम, झील के तहफ़्फ़ुज़ पर हो रहे काम और दीगर मामलों पर जो गुफ्तगू हो रही थी उस पर कल एक बार फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने इसका संजीदा नोटिस लिया है और नोटिस लेने के बाद सीधे डायरेक्शन जो है वो चली गई हैं जी डिपार्टमेंट को कि आप किस तरीके से झील के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे, बफर जोन्स के आसपास जो इलाके हैं वहां पर किस तरीके से ग्रीन जोन्स बनाए जाएंगे और आगे के मंसूबे पर जिस तरीके से अमल दरामद होना था अभी तक नहीं हो पाया है। वजूहात क्या है, इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है अदालत की तरफ से। सीधे श्रीनगर चलेंगे, मजीद क्या कुछ इसमें खबर है, साहिल इकबाल हमारे साथ है। साहिल बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कल जबरदस्त नाराजगी भी एक तरफ से दिखाई है, दूसरी तरफ से मास्टर प्लान पर इत्मीनान का इजहार भी किया है और अगली तारीख का भी ऐलान किया है। क्या कुछ पूरी खबर है, क्या कुछ कोर्ट का रवैया इस पूरे मामले पर? बिल्कुल कमर, आपको मैं बता दूं कि एक जो पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है उसकी समाअत के दौरान ये सारी बातें जो है सामने आई है और बाज़ाब्ता से अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि
कोर्ट ने इससे पहले ही यानी 2 महीने पहले जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतजामिया है, उनको बाज़ाब्ता से लिखा था, उनको हिदायत जारी की थी कि वो जो वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास का जो बफर जोन एरिया जो बनाया गया हुआ है, 2002 में ही बोला गया था कि वाटर बॉडीज के आसपास का जो 200 मीटर का जो इलाका है वहां पर आप किसी भी तरीके की परमानेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो कायम नहीं कर सकते हैं, और उसको रिजर्व रखा गया था। और अब इस चीज को फिर से री एग्जामिन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि आप उस चीज को री एग्जामिन करिए और एक रिपोर्ट जो है तैयार करिए और वो जो है कोर्ट को भेजिए। लेकिन इसमें बताया गया है कि 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी इंतजामिया की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, और इस पर अब बरहमी का इजहार करते हुए जो चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरी हैं और उनके साथ पुनीत गुप्ता हैं, उन्होंने जो है हिदायत अब फिर से जारी की है कि अब ये नेसेसरी बन जाता है जो वीसी है LCMA के, कि वो 16 नवंबर तक जो है इस बताएं कि उन्होंने इन 2 महीनों में क्या कुछ किया है, और एक एफिडेविट दर्ज करें और उस पर ये सारी चीजें जो है बताएं। अब बफर जोन के हवाले से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 20 साल बीत गए, यानी 2002 में जो ऑर्डर आए थे कि आप 200 मीटर के दायरे में कोई भी परमानेंट जो स्ट्रक्चर है वो कायम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब 20 साल बीत चुके हैं और 20 साल के बाद अब हमारे पास एडवांसमेंट है, अब हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल है, वो टेक्निक्स है जिससे हम इस एरिया में जो है इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स तामीर कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है अम्यूजमेंट पार्क्स है या स्विमिंग पूल्स वगैरह की बात की गई है कि वो चीजें तामीर की जा सकती हैं जिस तरह से बाकी स्टेट्स में हो रहा है, और इस चीज से जो वहां पे आसपास रहने वाले लोग हैं, एक तो उनको फायदा पहुंच सकता है और दूसरे ही इसके साथ साथ जो टूरिज्म है उसमें काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बाकी नेशनल पार्क्स वगैरह की भी बात की है, और इस पर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी वो इंतजामिया की तरफ से नहीं आई है, और अब ये कहा गया है कि जो मास्टर प्लान है उसके तहत ये सारी चीजें, यानी ये एडवांसमेंट जो अभी मैंने कहा ये नहीं रखी गई थी, लेकिन इसको करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इंतजामिया से कहा था कि वो एक री एग्जामिन करे इस चीज को और रिपोर्ट भेजें, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई है। और अब इनको कहा गया है कि 16 नवंबर तक आप अपनी रिपोर्ट जो है वो इस हवाले से पेश करें, ताकि इसके बाद जो 16 नवंबर को दूसरी समाअत होनी है उस पर कोई हतमी फैसला लिया जा सके। और जिस तरह से आपने अभी कहा कि जो रिलैक्स किया गया है, जो बफर जोन्स है जिसमें 200 मीटर को अब रिलैक्स करके 20 से 100 मीटर की बात की गई है, वो भी इसके बाद जो है यानी 16 नवंबर के बाद जो समाअत होगी उसमें इस पर जो है पूरी तरीके से तफसीलात जो है बताई जाएंगी कि क्या कुछ इन बफर जोन में किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल। तमाम तर तफसीलात की अदालत की बात हुई है, तो जहां एक तरफ बफर जोन्स को लेकर नाराजगी का इजहार अदालत की जानिब से किया गया चीफ जस्टिस की तरफ से, लेकिन एक और मामला अदालत के अंदर था और वो था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के हवाले से। कुछ लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन हुकूमत को एक तरह से फिर फटकार लगी है अदालत से। दरअसल मामला हाई कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं और कुछ लोगों की तरफ से शिकायत की जाती है कि वो PSA के तहत बंद हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एतराज़ात दर्ज कराने जाते हैं या सवालात उनकी तरफ से रखे जाते हैं तो कोई संजीदा जवाब इस पर या कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है, जिस पर मामला फिर अदालत के अंदर पहुंचा था। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अदालत की तरफ से कल क्लियर किया गया कि हिरासत में अगर किसी शख्स को लिया जाता है तो मुल्जिम की जानिब से एतराज जो दर्ज कराए जाते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक तो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर और जितना जल्दी हो सके कैदी का जवाब दिया जाए और उसके एतराजात में किसी तरीके से गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए आप ताखीर ना बरतें, क्योंकि इसका बराह रास्त असर जो है वो उसकी जिंदगी पर पड़ता है, अहले खाना पर पड़ता है और उन तमाम लोगों पर जो उसके करीबी होते हैं, उसके दाएं बाएं होते हैं। एक तो ये, दूसरा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है अदालत के मुताबिक कि वो ज़ेरे हिरासत जो शख्स है जल्द से जल्द PSA के लिए जो जमा कराया गया डोजियर है उस पर अपना केस पेश करने का मौका दे। यानी जो डोजियर इंतजामिया की तरफ से पेश किया जाता है जिसके तहत शख्स को हिरासत में लिया जाता है, उस डोजियर के बाद अगर कोई शख्स उस पर एतराज करता है, अपने दलाइल पेश करता है, जवाब देने की कोशिश करता है, सवाल उठाता है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर उस पर जवाब दे, ताकि कोई ज्यादा से ज्यादा ये जो शख्स हैं कोई भी जो PSA के तहत बंद होता है वो सलाखों के पीछे इस तरीके से सड़ता ना रहे। दूसरी बात ये कि एक तरफ आप अगर PSA के इस केस को रख देंगे, इसका बराह रास्त और मनफी असर जो है वो कैदियों पर पड़ेगा। अदालत के मुताबिक कोर्ट के 2 मुख्तलिफ बेंचों ने कुल मिलाकर 4 मुकदमात में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो PSA के अहकामात थे
उनको भी मनसूख कर दिया है। और जिन जिन लोगों को राहत मिली है, पहली तो ये कि जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, जिनने बडगाम के रिहायशी वकार अहमद गनई की एक दरख्वास्त थी, उस पर कहा कि आईन का कि आर्टिकल 22 की 5 शिक के तहत यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कैदी को अपना केस पेश करने का जल्द मौका दे और साथ ही साथ उसके जो एतराजात हैं उसमें कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। इसमें एक दिन की भी ताखीर अगर होती है तो इसका डायरेक्ट असर उस पर पड़ेगा और वो भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसमें दूसरी बात, अदालत ने शोपियां के जाहिद अहमद लोन, साउथ कश्मीर के अनंतनाग के गुलजार अहमद वानी पर भी जो PSA लगा था उसको भी हटा दिया। अदालत ने यह हुक्म दिया। इसके साथ साथ जस्टिस संजय धर की बेंच के सामने भी एक केस पहुंचा था और इस केस में शुमाली कश्मीर के सोपोर के इश्तियाक आजम भट्ट, इन पर भी PSA लगा था, उसको भी हटाने का कल हुक्म अदालत की जानिब से दे दिया गया। यानी 4 लोगों को राहत दी गई, PSA उन पर खत्म कर दिया जाए, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया गया। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने, चूंकि शिकायतें बहुत सारी अदालत के नोटिस में आई थी वकला के थ्रू कि हम पर PSA लगा है, हम बंद हैं, केस चाहते हैं तेजी के साथ इस पर प्रोसीडिंग हो, लेकिन नहीं होती क्योंकि हुकूमत केस पेश करने का मौका उन्हें सही तरीके से फराहम नहीं करती, जिस पर कल नाराजगी का इजहार एक तरफ से बेंच ने और दूसरी तरफ से क्लियर कहा कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर बिना किसी ताखीर के जिन लोगों पर PSA लगा है उनके एतराजात सुने जाने चाहिए, उस पर जवाब सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा उसातिज़ा की भी करते हैं और महकमा तालीम की करते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं हर गुजरते दिन के साथ या हर महीने कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जो बताती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर्स की कमी है। लेकिन यहाँ पर बात हम करेंगे उस गैर तदरीसी अमले की जिसकी शदीद किल्लत से जम्मू कश्मीर का इस वक्त तालीमी निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुख्तलिफ ऐसी शिकायत हैं, मुख्तलिफ हिस्सों से सोर्सेज बताते हैं कि साल 1989 के बाद कोई खास तब्दीली उन कवानीन में, उन कवायद ज़वाबित में नहीं हुई जिनके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर डिपार्टमेंट जो है वो नॉन टीचिंग या जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ था, जो गैर तदरीसी अमला था, उसकी दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन हो, दोबारा से उसको नई जिम्मेदारियां दी जाए। और ये जो ट्रांसफर्स का भी मामला आजकल के दिनों में आप देखते हैं कि लटका पड़ा रहता है, कई सालों से एक एक जगह उसातिज़ा काम कर रहे हैं, ये एक सबब भी इन सारे असबाब में गिना जाता है जब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। यही नतीजा हमारे सामने है कि आज बरसों बाद भी कई खाली असामियां महकमे के अंदर हैं। इनमें हम देख रहे हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हों, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हों, जो आज के वक्त में भी इस बहरान का शिकार है क्योंकि गैर तदरीसी अमले की कमी इस तरफ शायद ले जा रही है कि खाली असामियां पुर ना होना भी महकमे पर इजाफी दबाव। और सबसे बड़ी परेशानी जो उसातिज़ा, परसों की खबर में हमने आपको बताया था कि कई जगहों पर अटैचमेंट लेकर टीचर्स बैठे हैं, लेकिन यहां पर यह शिकायत और जराए से हवाले मुख्तलिफ इलाकों से जो खबरें हैं कि टीचर्स जो हैं वो इस वक्त क्लरिकल जॉब्स करने पर मजबूर हैं या उन्हें शायद मजबूर किया जाता है। इस तरह की खामियां डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जिसका नतीजा यह है कि डिपार्टमेंट का काम बरसों बाद भी ठीक नहीं हो सका। और अगर क्लरिकल जॉब्स इसी तरीके से उसातिज़ा के पास रही तो फिर स्कूलों में कौन पढ़ाएगा, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, उसकी क्या जिम्मेदारी है और खाली असामियों को पुर कौन करेगा जो डिपार्टमेंट के अंदर आज भी खाली है। और एडोकिज्म वाली अप्रोच जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आज 2022 में भी जारी। अच्छा जी, इसमें बड़ी दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये है कि रमसा स्कीम को मुतारफ कराया गया और रमसा स्कीम के तहत बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया। अपग्रेड जब किया गया तो वहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी लगाना था। रिऑर्गेनाइजेशन 89 के बाद हुआ नहीं है। जब रिऑर्गेनाइजेशन 89 के बाद नहीं हुआ तो डायरेक्टली मामला जो है उस्तादों को क्लर्क का काम करना पड़ा, जमादार सफाई करने वाले को यही वहाँ पर दीगर काम जो है वो करने पड़े हैं। इस तरह से अहमद की टोपी महमूद के सर डालकर डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि अक्सर जगहों पर उसातिज़ा की कमी है। कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि उस्ताद जो है वो क्लर्क बना हुआ और क्लर्क का काम जो है वो किसी और ने करना था, कहीं रिऑर्गेनाइजेशन हुई नहीं है और लगातार इस तरीके से जो है वो लगातार परेशानियां बन रही है। ऑल डिपार्टमेंट क्लर्कल स्टाफ एसोसिएशन लगातार इस मामले पर उनका भी एक मौक़िफ़ है। उनका मानना है कि SSRB की तरफ से अगर लिस्ट जारी भी की गई तो उन्हें आज तक भी जनाब क्लियर नहीं करवाया गया। 4th क्लास जो एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने इम्तिहान देकर प्रमोशनें ली हैं, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की तरफ से, उनकी प्लेसमेंट अभी तक भी नहीं हो पा रही है। ये जो डिले हो रहा है सरकारी पार्ट पर, यह इंतहाई ख़तरनाक है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है। सईद, महकमा तालीम की बात करते हैं और महकमा तालीम की बात करना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम आने वाले दिन को, अपने मुस्तकबिल को तारीख होने से बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उस्ताद तो है
लेकिन क्लर्क नहीं है, क्लर्क तो है लेकिन जूनियर असिस्टेंट नहीं है, जूनियर असिस्टेंट तो है तो हमारे पास लैब और लेबोरेटरी असिस्टेंट नहीं है, क्योंकि खबर हमारे पास ये है कि 89 के बाद जो रिऑर्गेनाइजेशन सेटअप डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आज के दिन पर संगीन सूरत हाल महकमा तालीम के अंदर देखने को मिल रही है। बिल्कुल इशफाक, देखिए जो कुछ आपने कहा ये मसला जो है काफी वक्त से चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, पहले अगर हम डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी बात करें, सीओज की बात करें, जेडीओज की बात करें, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे सीओज और जो जेडीओज नहीं है। अगर हम जिला बडगाम की बात करें तो तकरीबन 4 जगहों पे अभी भी जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स नहीं थे, क्योंकि इसमें बड़ा मसला ये है कि जब आपका कोई हेडमास्टर जो है जो गेजेटेड पोस्ट पे चला जाता है उसको प्रमोशन देनी है, क्योंकि वही हेडमास्टर जो है वो फिर जेडीओ बन के आता है और वही जेडीओ जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर बनता है, मगर वक्त पे प्रमोशन नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है वो वक्त पे नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मेरे पास कुछ लोग आए, वो वफद लेके, वो महकमे तालीम के ही रिटायर्ड मुलाजिम थे, वो मास्टर ग्रेड के मुलाजिम थे, उनमें कुछ हेडमास्टर थे, पर उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ कहा गया कि आप हेडमास्टर हो, मगर उनके नाम पे कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। इसी तरह जेडीओज को भी उस वक्त उन्होंने तैनात किया, पर उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, जो आज लड़ रहे हैं अपने प्रमोशन के ऑर्डर्स के लिए, और ये बता रहे हैं कि आपने जो हमें प्रमोशन दिए हैं वो ऑर्डर्स हमें इजरा नहीं किए गए, क्योंकि उसकी वजह से उनको सैलरी में जो एनएस होता है या जो पेंशन में उनको एनएस है वो नहीं मिल रहा है। तो ये काफी वक्त से, ये तो वो लोग हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं, उनके साथ ये हुआ है। और दूसरा जो आपने कहा कि देखिए मैंने कई जगह खुद देखा है कि जो टीचर है वो सिर्फ क्लर्क का काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो मिड डे मील्स है वो खाना भी बना रहा है, वो खाना परोस रहा है, वो बच्चों को वो सर्व कर रहा है। क्योंकि अगर आपने मिड डे मील स्कीम लाई है, आपने उसमें वो स्टाफ नहीं लाया जो खाना बनाए, वो पकाए, वो बच्चों को सर्व करे। कुछ एक जगह पे टीचर्स ने खुद ही रखा है जहाँ पे 200-300 रुपया उनको सैलरी दी जाती है, बाकी बेशतर ऐसी जगह है जहाँ पे खुद टीचर्स या जो फीमेल टीचर्स होते हैं वो बनाते हैं और वही फिर सर्व करते हैं। वाकई में जो आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है जिनकी जरूरत होती है, खासकर अगर हम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों की बात करें, ज्यादा जरूरत होती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, काफी ज्यादा डर्थ है, क्योंकि एडमिशन के टाइम में हम देखते हैं कि फिर टीचर्स को ही कहा जाता है कि आप बच्चों के एडमिशन के लिए एनरोल करें, उनके नाम लिखे एक रजिस्टर बनाए, और ये काम जो है ये टीचर कर रहा है, ये टीचर खाना बनाने का काम कर रहा है, टीचर सब कुछ स्कूल में कर रहा है। तो जब ये सारे काम कर रहा है तो जो असल मकसद टीचर का है, जो असल काम टीचर का है, वहां पे कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि बच्चों को फिर पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। आपने जो टाइम टेबल बनाया होता है, टाइम टेबल के तहत ही आप टीचर्स को क्लास देते हैं, मगर आप जब उसको फिर एंगेज करते हैं दूसरी जगहों पे तो वो अपना क्लास कैसे दे सकता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पे आज भी जेडीओज नहीं है, सीओज नहीं है, आप किसी को अटैच करके रखा है। श्रीनगर जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है उसको कुछ और डिस्ट्रिक्ट भी दिए, गांधरबल भी दिया गया है, बडगाम में नहीं था, उसको पहले किसी और को रखा गया था। तो ये सिचुएशन है और सरकार इस चीज को सीरियसली नहीं ले रही है। हालांकि जो यूनियन के लोग हैं, जो टीचर्स फोरम के लोग हैं, कई बार उन्होंने सरकार की नोटिस में ये मामला लाया है कि इस तरह मुश्किलात हो रही है, मगर सरकार इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रही है। हाँ, बताया जा रहा है कि महकमे में जो खामियां थी उनको दूर किया जा रहा है, पर वाकई में जो खामियां पड़ी है महकमे के अंदर वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। कई स्कूलों में आप देखेंगे 200 बच्चे हैं, आपको 2 टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे 30 बच्चे हैं, जहाँ पे 25-30 टीचर ही उन्होंने रखे हैं, क्योंकि वहां पे वो किसी को हटा नहीं सकते हैं, वहां पे उनका एक जो अप्रोच है उस अप्रोच के तहत उनको रखा जा रहा है। तो ये जो सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ये सिस्टम काफी वक्त से तब्दील नहीं हो रहा है। सईद फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जैसे आसिफ ने आज आपको पहले ही कहा कि आज 11 नवंबर है और आज मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का भी दिन है। तो इस दिन को पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एजुकेशन दिन के तौर पर, यानी एजुकेशन डे के तौर पर भी मनाया जाता है, और जहां हम ये अज़म करते हैं कि तालीम को हर सूरत में हर जगह तक पहुंचाना है, हर फर्द तक पहुंचाना है, वहां पर इस बात की भी और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को ख़ास ध्यान देना होगा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ये ऑन टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर जिस तरीके से अटैचमेंट का सिलसिला है और लगातार सरकार की तरफ से कहा गया था कि अटैचमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। फिर जो तीसरा बड़ा मंसूबा है वो ये है कि SSRB और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बीच में जो तालमेल है उस पर भी फुकदान है, और
ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे नुकसान जो है वो उन बच्चों का हो रहा है, उन सरकारी इदारों के अंदर बच्चों, उन सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का हो रहा है जो शायद माशी तौर पर कमज़ोर है, इसलिए वो सरकारी स्कूल जा रहे हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है और ऐसी सच्चाई है जिससे हमने आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। इसलिए इस कमज़ोर तबके की तालीम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, न कि इसको तबाही के दहाने पर छोड़कर आगे आने की ज़रूरत है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की। जी आसिफ। बिल्कुल, तालीमी निज़ाम की बात हुई है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे स्कॉस जम्मू के अंदर चट्टा में, जहां पर उनकी तरफ से भी एक तो बच्चे और बच्चियों की जो बिलखुसूस टॉपर्स थे 10th 12th के, उनके लिए प्रोग्राम था। उसमें एक तरफ जहां उन्होंने उनके मसाइल सुने और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से इसी तकरीब के अंदर कुछ बड़ी बातें कही गई। कहा कि तलबा जो तालीमी मैदान में इस वक्त चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं वो मेहनत से इन चैलेंजेस का मुकाबला करें। ये तो बच्चों के लिए एक उनकी तरफ से मैसेज था। दूसरा, कामयाबी पाने के लिए एक तरफ शॉर्टकट तरीका जो अपनाने की कोशिश होती है उस तरफ ना जाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमेशा गलत मंजिल की तरफ ले जाते हैं। और उसातिज़ा, वालिदैन और सिविल सोसाइटी पर भी जोर देकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोशिश ये हो कि बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाया जाए, उन्हें प्रैक्टिकल में भी होमवर्क कराया जाए ताकि मौजूदा वक्त में जो चैलेंजेस हैं उनसे वो अपनी मेहनत के जरिए और हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स के जरिए और अपनी तालीम के जरिए वो इस वक्त लड़ सकें। मनोज सिन्हा इस मुनक़िदा तकरीब के अंदर जहां पर बच्चों के या जो तलबा के मसाइल थे उससे आगाही हासिल की और साथ ही साथ उन्होंने मसाइल हल करने का यकीन भी दिलाया उस वक्त जब उनके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। साथ ही सरकार की तरफ से जो एजुकेशन सेक्टर में उठाए गए इकदाम जो आमतौर पर लोग बहुत कम मानते हैं, लेकिन सरकार ये मानती है कि काफी ज्यादा हसूलियाबियां हैं, कामयाबियां हैं, जो गिनवाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तकरीब में सुना। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में एक बार फिर से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि फैक्ट्री की जगह स्कूल के कैंपस को फिर से विद्यालय बनाया जाए, जहां क्यूरियोसिटी हो, जहां किताबों को रटने की बजाय क्रिएटिविटी पर फोकस किया जाए, जहां सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी को पुरस्कृत किया जाए। जिस दिन टीचर्स की मदद से क्यूरियोसिटी की इस व्यवस्था को हम सभी स्कूल कैंपस में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, उस दिन वास्तव में एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया ऐसा हम कह पाएंगे। आज जम्मू कश्मीर में 28,805 स्कूलों में 27,18,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उनकी संख्या बढ़े इसके लिए एक अभियान चलाया था। इन लोगों ने आओ स्कूल चलें कैंपेन था, तलाश करके भी एक कैंपेन चलाया, जिससे मुझे प्रसन्नता ये बताते हुए कि इनरोलमेंट में लगभग 15% की वृद्धि पिछले साल दर्ज हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी, चाहे वो हॉस्टल हो, अटल टिंकरिंग लैब हो या ढेर सारे काम पिछले दिनों किए जा रहे हैं। शिक्षा का उजाला दूर दूर तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। हाई स्कूल में मॉडर्न स्किल्स की ट्रेनिंग, नीट की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग की व्यवस्था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे और तालीमी निज़ाम हमने बेहतर बनाया है ये दावे किए जा रहे थे, लेकिन जो सूरत हाल है तलाश नाम का ही उन्होंने खुलासा किया और तलाश पर रिपोर्ट क्या है सरकारी, वो मई के महीने बाद आदाद शुमार है वो आपके सामने रखे थे कि कितने ड्रॉप आउट बच्चे थे जो अब तक स्कूलों से दूर हैं, नहीं आ सके। हालांकि स्कीम इसी मकसद से बनाई गई थी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के बाद डेंगू का कहर इस वक्त बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर बुरी तरीके से लोगों को मुतासिर कर रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन तफसीलात, मजीद 2 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों की तादाद इस तरीके से इस बीमारी से 17 तक पहुंच गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा किसी एक साल के अंदर या किसी एक महीने के अंदर है। और जम्मू सूबा यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक और मुतासरा अजला में से जम्मू जिला सबसे ऊपर।
इन्हीं 24 घंटों के दौरान 86 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यूटी में अब तक कुल केसेस जो है वो 6000 से तजावुज तो कर चुके हैं, लेकिन ये कहर जिसको कम करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इन सब के दरमियान जम्मू के कुछ लोगों की तरफ से शिकायतें की गई कि शहर के अंदर वाले हिस्सों में म्युनिसिपैलिटी ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि वो यहाँ पर फॉगिंग करेगी, स्प्रे किया जाएगा, अद्वियात का जो छिड़काव होता है वो किया जाएगा, इसके अलावा साफ सफाई का निजाम होगा। ये सारी चीजें शहर के अंदर होती हैं, लेकिन बाहर वाले इलाकों में ड्रेनेज का अब तक निजाम, सड़कों के दाएं बाएं जहां पर फ्यूमिंग करनी है, फॉगिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। कुछ अवामी नुमाइंदे भी शिकायत करते हुए नजर आए इस चीज को लेकर। और वो मकामात जहां पर खुले में कूड़ा फेंका जाता है, म्युनिसिपैलिटी को या काउंसिल्स को जिम्मेदार इस वक्त ठहराया जा रहा है, जिसके सबब, क्योंकि जब आप शहर के मुकाबले गांव को देखते हैं, जम्मू जिले को, तो सबसे ज्यादा केसेस गांव से जो इस वक्त अस्पतालों में आए रोज सामने आ रहे हैं। 20 से 25 केसेस रोजाना ऐसे मरीजों को, ऐसे बच्चों को या ऐसी बच्चियां जिनकी उम्रें बहुत कम है, वो अस्पतालों में पहुंच रही हैं। और इन 24 घंटों के दौरान 86 नए केसेस जम्मू सूबे के अंदर सामने आए हैं। कश्मीर से बहुत कम केसेस हैं। जम्मू जिला सरे फहरिस्त है, हॉटस्पॉट ऑलरेडी बन चुका है और 2 और लोगों ने बीती रात जान गंवा दी है। जम्मू के अंदर मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंच गई है। चलिए जनाब, डेंगू की बीमारी लगातार जम्मू के अंदर हर साल इस तरीके का माहौल जो है इन 2 महीनों के दौरान जो है वो देखने को मिलता है। जम्मू के अंदर उम्मीद करें कि हुकूमती सतह पर भी इक़दाम हो और आप भी बाहिस बने, अपने आसपास पानी को रुकने ना दें, सफाई का माकूल और मुनासिब ख्याल रखें और मच्छरों से बचने के लिए जो आलात है उनका इस्तेमाल करें ताकि आप हिफाजत के साथ रह सके। छोटा सा ब्रेक होगा जी, तीसरे पड़ाव पर हम आ गए। तीसरे पड़ाव पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि हांगुल जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था उसको लेकर एदाद-उश-शुमार सामने आए हैं। वो एदाद-उश-शुमार क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जाविये से इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आपको दिल्ली की खबर से भी बाखबर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़र रहेगी। आपको इमरान खान की भी बात बताएंगे और उसके बाद आपको बिजली की भी सूरत हाल से वाकिफ़ कराएंगे और फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, सीधे श्रीनगर चलेंगे जहाँ से इरफान फाजिल भी हमारे साथ होंगे।